हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग डेली मुख्य सेविका के लिए, मेंस एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, महा मैराथन कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम लोग करने वाले हैं और इसमें मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को रखता हूं जो कि एज ए गेस्ट पेपर है, जिनके जो है परीक्षा में छपने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है टेस्ट सीरीज नंबर 2.20। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि जो परीक्षा फॉर्म का शुल्क है उसको जमा कर देना है। आपको आ चुका है, UPSSC के साइट पे जाके आप लोगों को जमा कर देना है। इसको भूलना नहीं है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके कृपया करके आप लोग जमा कर दीजिए। अगर कैसे जमा करना नहीं पता चल पा रहा है तो इसी चैनल पे जो है आप वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं कैसे पेमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ICMR के अनुसार क्रमशः 1 से 3 साल के बच्चे और 4 से 6 साल के बच्चे को प्रतिदिन जो है कैलोरी लेनी चाहिए। मतलब कितनी कैलोरी लेनी चाहिए 1 से 3 साल के बच्चे को और 4 से 6 साल के बच्चे को। ठीक है, देखिए आपका काम जो है बच्चों और महिलाओं पे है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, ये तो डाटा ही है लेकिन जानना जरूरी है। 1200 से 1500 कैलोरी, 1200 और 1500 कैलोरी, 200 और 500 कैलोरी, 2000 और 2200 कैलोरी, 3000 और 3200 कैलोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी कि 1200 कैलोरी और 1500 कैलोरी। 1200 कैलोरी किसके लिए, 1 से 3 साल के बच्चे के लिए, और 1500 कैलोरी किसके लिए, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए। आगे बढ़ते हैं। ICMR के बारे में बहुत डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में कहें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान परिषद, ठीक है। नई दिल्ली भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है यह। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान होती है। इस परिषद को पैसा कौन देता है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रामलिंगा स्वामी भवन, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इतना था ICMR के बारे में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। बच्चों में जो है PEM व्यापक रूप है। ठीक है, PEM क्या है, व्यापक रूप है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PM, यानी कि PM का जो है फुल फॉर्म बताना है आपको। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है, फिजिकल एनर्जी मल न्यूट्रिशन है, या प्रोलैक्टिन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है, या पुअर एनर्जी मल न्यूट्रिशन है। तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है। किसका फुल फॉर्म, PEM का। ठीक है, तो इतना आपको जानना जरूरी है कि PM का फुल फॉर्म क्या है। इसको जो है लिख लेना है कहीं, नोट पॉइंट बना के। देखिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि नोट्स क्यों ज़रूरी है। आप ऑनलाइन जो है क्विक रिवीजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाना जरूरी है, क्योंकि लास्ट के 3 दिन में इतना बेहतरीन आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। देखिए, डेली रिवीजन करना है आपको 2 घंटे, लेकिन लास्ट के 3 दिन में आपको डेली जो है 3 दिन में लगातार कम से कम 5 से 6 बार आपको जो है रिवाइज करना है। इसके बारे में मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, कैसे करना है सब कुछ आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से किस रूप में अवशोषित होता है, प्रोटीन जो है मुख्य रूप से किस रूप में अवशोषित होता है, डाइपेप्टाइड में, ट्रिपेप्टाइड में, अमीनो एसिड में, या पॉलीपेप्टाइड में। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अमीनो एसिड के रूप में जो है प्रोटीन क्या होता है, अवशोषित होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। अगर बच्चों का व्यवहार का अध्ययन करना है, ठीक है, तो कौन सी विधि क्या है, सर्वोत्तम है। अवलोकन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि है, साक्षात्कार विधि है। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि अवलोकन विधि क्या है, सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम है। किसके लिए, बच्चों के व्यवहार के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। वाटसन के अनुसार शिशुओं में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य संवेग है। ठीक है, वाटसन साहब के हिसाब से निम्नलिखित में से शिशुओं में कौन सा मुख्य संवेग है, क्रोध है, भय है, प्रेम है, या ऊपर के सभी हैं। उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों है। क्रोध, भय, प्रेम जो है सब क्या है, वाटसन के अनुसार शिशुओं में क्या है, संवेग है। आगे बढ़ते हैं,
इससे पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐसे जान लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। स्तनपान से क्या होता है, संक्रमण कम होता है। बच्चों में जो है, बच्चों को अगर स्तनपान कराया जाता है तो जो भी अंदरूनी संक्रमण है उसके होने के चांस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी के कारण जो है गर्भपात हो जाता है। ठीक है, अगर गर्भावस्था में आयरन की कमी है तो क्या हो सकता है, उसमें गर्भपात भी हो सकता है। मासिक धर्म के काल को रजोदर्शन कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मासिक धर्म यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है 3 से 4 दिन तक आता है। ठीक है, तो पहले दिन से लेके जो 4 दिन के बीच का समय है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रजोदर्शन। ठीक है, शिशु के जन्म के बाद पहला दूध क्या होता है, कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। जो पीला गाढ़ा दूध होता है पहला वाला, कोलोस्ट्रम। इसको तो एकदम कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जिनके आने के चांस है, तो थोड़ा सा मैं उसको रख देता हूँ ताकि आपको जो है रिमाइंड होता रहे चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन को जहरीला बनाने के लिए मुख्य आंतरिक कारक है। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है कि भोजन को जहरीला बनाता है और क्या है, ये आंतरिक कारक है। ठीक है, परजीवी हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, जहरीले पौधे या जानवर हैं, या ऊपर के सभी हैं। तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि परजीवी हैं। परजीवी में क्या आता है, बैक्टीरिया हो गया आपका, या फफूंद हो गए। ठीक है, कवक जिसको कहते हैं, ये सब जो है क्या करते हैं, भोजन क्या करते हैं, जहरीला बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। वह आहार जिसमें भोजन के सभी घटक सही अनुपात में मौजूद होते हैं कहलाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको देखते ही इसको आंसर कर देना है। ठीक है, वह आहार जिसमें भोजन के सभी घटक और किस अनुपात में, सही अनुपात में मौजूद हैं, क्या कहलाता है, फैट युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार या प्रोटीन युक्त आहार। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, संतुलित आहार का जो है यही परिभाषा भी है कि सभी घटक मौजूद हों और किस में हो, सही अनुपात में हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आंसर थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में, संतुलित आहार के बारे में। संतुलित भोजन जो है में कार्बोहाइड्रेट से कुल 60-70% एनर्जी मिलना चाहिए, 10 से 12% प्रोटीन से मिलना चाहिए, वसा से 20 से 25% एनर्जी मिलना चाहिए, प्रतिशत कैलोरी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो सबका जो है हमने बता दिया कि एक संतुलित आहार में जो है इतना इस कंपोनेंट से आपको एनर्जी मिलना चाहिए। और भोजन में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, आयरन होता है, फाइबर, फैट, खनिज पदार्थ, पानी और प्रोटीन। यह 7 अवयव हमारे क्या है, भोजन के लिए जरूरी है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। वसा के पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम को कहा जाता है। वसा के पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम, या इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि लिपोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, लिपोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। ठीक है ना, वसा को जो पचाती है एंजाइम उसको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा में शामिल है। ठीक है, घरेलू हिंसा में कौन सा शामिल है, सब कुछ डिटेल में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। जिनको भी किसी भी, अब तो हर टॉपिक को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस भी बहन को किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो, प्लेलिस्ट के चैनल में जाके आप लोग उस टॉपिक को देख सकते हैं। थंबनेल से पता चल जाएगा कि जो है ये कौन सा टॉपिक है, वहाँ से आप लोग उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, ऊपर के सभी। तो देखिए, घरेलू हिंसा में ये सभी आते हैं। यदि कोई शारीरिक दुर्व्यवहार होता है, यानी हिंसा होता है, कोई मारपीट कर लेता है, या न चाहने पे जो है गलत सामान बनाता है, या मौखिक गाली देता है, या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, सब किस में आते हैं, हिंसा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है, यह किताब के लेखक कौन है, मतलब इस किताब के लेखक कौन है आपको बताना है। इनके बोस साहब हैं, पी.एन. प्रभु हैं, एन.एन. श्रीनिवास हैं, जी.एस. धुर्रे साहब हैं। तो रेडी हो जाएगा, जी.एस. धुर्रे साहब जो है क्या है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन क्या है बताइए, लेखक हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इसको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। माल्थस के अनुसार, माल्थस साहब का जो है जनसंख्या के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य तत्व कौन सा है। ठीक है, माल्थस साहब के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य तत्व कौन सा है, युद्ध है, आपातकाल है, जन्म नियंत्रण है, या अनैतिक व्यवहार है। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जन्म नियंत्रण जो है,
माल्था साहब के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य तत्व है। यानी कि अगर बर्थ पे कंट्रोल कर लिया जाए तो जो है जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, ये माल्था साहब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। काउंसलिंग की जरूरत कहाँ है? ठीक है, काउंसलिंग की जरूरत कहाँ है? काउंसलिंग मतलब क्या होता है? परामर्श। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको हम लोग पढ़े थे उस समय। की जरूरत कहाँ है? हीन भावना में, पीने की आदत में, या नशीली दवाओं की लत में, या ऊपर के सभी। पीने मतलब कि शराब की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब में जो है क्या है? परामर्श की जरूरत है। हीन भावना में कि कोई आदमी जो है डिप्रेशन में आता है, उसको भी जरूरत है। शराब की बहुत लत लग गई है, ठीक है, तो जो सुधार केंद्र होते हैं वहाँ पे जो है काउंसलिंग की जाती है। नशीली दवाओं की लत लग गई है, इंजेक्शन वगैरह ले रहा है नशीली दवाओं का, तो वहाँ की जरूरत होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनओ, आईएमएफ उत्तर हो जाएगा। यानी कि यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांक जारी करता है। तो यूएनडीपी के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यूएनडीपी के बारे में जरूर देखना जरूरी है। तो मानव विकास रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है यूएनडीपी का। यह मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों को पकड़ता है, जो ज्ञान, लंबे और स्वस्थ जीवन और जीवन के जीने के उचित मानक तक पहुंच रखते हैं, ठीक है। इन जो है चीज़ों को क्या करता है? कंसिडर करके ह्यूमन डेवलप इंडेक्स निकलता है। और कौन निकालता है? यूएनडीपी निकालता है। एचडीआई रिपोर्ट पहली बार जो है 1990 में जारी हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कब पहली बार जारी हुआ था? 1990 में जारी हुआ था। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, ठीक है। और किन किन आयामों को मुख्य रूप से रखता है, तो आप लोग दूसरे पॉइंट में इस चीज़ को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। परिवार की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने पारित किया है? सर हेनरी मेन ने, वेस्टरमार्क ने, मॉर्गन ने, फ्रीजर ने। उत्तर हो जाएगा यानी कि सर हेनरी मेन साहब ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का जो है प्रतिपादित किया है। यानी कि परिवार की उत्पत्ति का जो है मुख्य कारण क्या है? पितृसत्तात्मक जो है, पितृ की सत्ता है, ठीक है। यहीं से जो है परिवार का ओरिजिन हुआ है। इसको जो है सर हेनरी मैन ने इसको क्या किया है? इस सिद्धांत को दिया है। एक और पॉइंट जान लीजिए। मिताक्षरा के नियम के अनुसार जो है, मिताक्षरा के नियम के अनुसार परिवार के प्रत्येक सदस्य का पारिवारिक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है। जो मिताक्षरा का नियम है उसके अनुसार जो है परिवार के प्रत्येक सदस्य का पारिवारिक संपत्ति पर क्या होता है? जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यानी कि जब परिवार में जन्म ले लिया है वो आदमी, तो उसका भी अन्य लोगों की तरह जो है, अन्य सदस्यों की तरह उसके उस प्रॉपर्टी पर अधिकार है। ये कौन सा नियम है? मिताक्षरा का नियम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धारा एलजीबीटी से संबंधित है? ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम लोग बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, फ्री सुविधा दे रहे हैं आपको, ठीक है, फ्री सुविधा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अभी देखिए पढ़ने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन जब पढ़ के आप कुछ बन जाते हैं तो जो जीवन सुनहरा होता है, यदि नौकरी पा जाएंगे तो जितना सुनहरा होगा, जितना फ्री कामृत बरसेगा, ठीक है, वो इन्हीं सब मेहनत की देन से बरसेगा। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बस इतना करना है। ये बहुत ही छोटी चीज़ है, ठीक है, तो इतना कर दीजिए। तो बताना है आपको कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एलजीबीटी से संबंधित है? 376, 377, 487 या 497। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 377 से संबंधित है। एलजीबीटी क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इसका फुल फॉर्म है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। आपको जो है इनके बारे में थोड़ा पता होगा ही। थोड़ा सा धारा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए आपके। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है, ठीक है, अप्राकृतिक क्या होता है? अपोजिट सेक्स के अलावा किसी अपने सेम सेक्स से, ठीक है, बनाता है तो वो क्या होता है? अप्राकृतिक होता है। उसे उम्र कैद या जुर्माने के साथ 10 साल तक कैद हो सकती है, ठीक है, उम्र कैद या
10 साल तक जो है क्या हो सकती है। लेकिन अब का नियम समझ लीजिए, ये पहले था। कब से पहले? 2018 से पहले था। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को आंशिक रूप से क्या कर दिया, रद्द कर दिया है। यानी कि अब जो भी है लेस्बियन या गे हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको जो है अपने मन से, ठीक है, आपको संबंध बनाने का अधिकार है, अगर अगले वाले का क्या है, कंसेंट हो तो। ये ध्यान रखना है। अगर कंसेंट नहीं है तो क्या किस में आ जाएगा, वो रेप किस में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कहते हैं, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? गेल्स, कार्ल मेनहिम, पार्सन्स या पीटर बर्गर। तो उत्तर जाएगा यानी कि गेल्स साहब द्वारा जो है सामाजिक नियंत्रण के व्याख्या को प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? ये तो समझिए कि आपके लिए रिवीजन का प्रश्न है। इसको मैं 10 बार बता चुका हूँ, साल भर पहले से अब तक 10 बार कम से कम बता चुका हूँ इस बात को। इस प्रश्न को जो है बहुत ही ढंग से याद कर लीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू किया गया है? 2005 में, 3 में, 4 में, 6 में। उत्तर हो जाएगा यानी कि 2004 में शुरू किया गया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए डिटेल में। यह योजना जो है अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा पेश की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, जो भी अभिवंचित वर्ग है उसमें कौन कौन से हैं? ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, और जो माइनॉरिटीज हैं, सभी को क्या करते हैं, जो भी अभिवंचित वर्ग हैं उनकी बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करके क्या करना, गुणवत्तापूर्ण जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। इसका क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? ठीक है, यहाँ पे काम होगा। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की प्रकृति को, की आपराधिक हिंसा को, ठीक है, आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? राम आहूजा साहब ने, इएन सदरलैंड ने, डी आर टेफ्ट ने या CH कुल्ले ने। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि राम आहूजा साहब ने जो है इसको क्या किया है, वर्गीकृत किया है। ठीक है, महिलाओं पे होने वाले अपराध की प्रकृति को 3 भागों में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है उसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए धार्मिक विश्वासों के आधार पर मतलब क्या है कि देखिए ये टेम्पल है, ठीक है, और टेम्पल में जो वहाँ पे पहले बाल विवाह हो जाता था, और जिन मतलब कि जो औरतें यहाँ पे पूजा पाठ करने जाती थी, अगर वहाँ पे जो है वहाँ के पुरोहित अगर संबंध बना लेते थे, जो उससे पैदा होते थे बच्चे, उनको क्या कहा जाता था, हरिजन कहा जाता था। ठीक है, और एक बात बता दूं कि जो इस परंपरा की शिकार हो जाती थी महिलाएं, यहाँ पे पुरोहितों की शिकार हो जाती थी, ठीक है, उनको क्या कहा गया था, रखेल परंपरा के अंतर्गत आती थी, देवांगना परंपरा या देवदासी परंपरा या नियोग परंपरा। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि वो थी देवदासी परंपरा के अंतर्गत आती थी। ठीक है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे क्या कहा गया, देवदासी परंपरा। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं, भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप से देखा जाता है? भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप से देखा जाता है? सामाजिक बुराई है, धार्मिक बुराई है, आर्थिक बुराई है, व्यक्तिगत बुराई है। उत्तर हो जाएगा यानी कि यह एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई क्या होता है? यह पूरे समाज में फैला हुआ है। ठीक है, यह कोई सिर्फ धर्म में नहीं है, या जो है इसका आर्थिक कारण ही नहीं है, या कोई व्यक्तिगत कारण ही नहीं है, ये पूरे समाज के जो है नब्ज में फैला हुआ है कि हमारा लड़का हुआ है, दहेज लेना है। ठीक है, तो इसलिए सामाजिक बुराई है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं, तंबाकू के अधिक सेवन में से होता है, और कोई तंबाकू अधिक सेवन कर रहा है तो उससे क्या होता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। उच्च रक्तचाप यानी कि BP बढ़ जाती है। मुंह में कैंसर होने का चांस बढ़ता है, बिल्कुल सही है, डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन बनते हैं अगर कोई तंबाकू का अधिक सेवन करता है तो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, डर्मेटिटिस होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है। उत्तर हो जाएगा यानी कि हाइपोथायराइडिज्म
थायराइडिज्म होता है किसकी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या है? इसमें जो है थायराइड असामान्य रूप से निष्क्रिय हो जाता है और इस हार्मोन की कमी से बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसकी कमी से जो हर वक्त जो है थकान, कब्ज और वजन बढ़ने की जैसी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है। किसके बारे में? हाइपोथायराइडिज्म के बारे में क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है और हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है? जाति क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है और हिंदुओं के मस्तिष्क में गहराई से यह बैठ गया है। ठीक है, कुछ हद तक बिल्कुल सही है। लुई डूमा साहब कहे हैं, डी एन मजुमदार साहब कहे हैं, एम श्रीनिवास साहब कहे हैं, ये सिरुबे कहे हैं, उत्तर जाएगा यानी कि लुई डूमा साहब इसको कहे हैं। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। हीमोफीलिया रोग किस प्रकार के रोग का उदाहरण है? जो हीमोफीलिया रोग है वह किस प्रकार के रोग का उदाहरण है? कमी से बीमारी यानी कि किसी के कमी से, किसी पोषक तत्व कमी से होने वाली बीमारी है, या वंशानुगत बीमारी है, या स्पर्श संचयी बीमारी है, यानी से कोई नहीं, उत्तर जाएगा बी यानी कि वंशानुगत बीमारी है। ठीक है, हीमोफीलिया, इसको शाही बीमारी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है यह ब्रिटेन के शाही फैमिली में यह बीमारी हुआ है। ठीक है, उसी से फेमस है। इसके वाहक कौन होती हैं? इसकी वाहक होती हैं महिलाएं, और होता किसको है? ये होता है पुरुषों को। ठीक है, वाहक होती हैं महिलाएं, होता है पुरुषों को। शाही बीमारी के नाम से फेमस है क्योंकि ब्रिटेन के शाही फैमिली में है। ठीक है, इसमें क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। इस रोग में हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर जो है कि बाहर बहता हुआ खून, रक्त जमता नहीं है। जो शरीर की जो खून अगर कहीं से कट गया, जल्दी रक्त जो है जमता नहीं है। इसके कारण चोट या घटना में यह जानलेवा साबित होता है क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता है। ठीक है, विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण जो है एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें एक रक्त प्रोटीन की कमी है जिस कारण जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, और रक्त जो है जमता नहीं है, जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। समान जनसंख्या घनत्व को बताने वाली रेखा कहलाती है। समान जनसंख्या घनत्व को बताने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोपाइकनिक, आइसोलाइन या आइसोथर्म, उत्तर हो जाएगा यानी कि आइसोपाइकनिक कहा जाता है समान जनसंख्या घनत्व तो बताने वाली लाइन को। यानी कि अगर ये लाइन है, बनी हुई है, तो जो यहाँ इस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वहाँ का जो है जनसंख्या घनत्व तो क्या है? बराबर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस परीक्षण से गर्भावस्था परीक्षण की जांच की जाती है? ठीक है, गर्भावस्था परीक्षण की जांच की जाती है, यानी कि महिला जो है प्रेग्नेंट है कि नहीं है, किससे जांच की जाती है? FSH से, प्रोजेस्टेरॉन से, HCG जांच से, या ALH जांच से, उत्तर जाएगा से। HCG की जांच से जो है ये पता लगाया जाता है कि महिला जो है गर्भवती है कि नहीं है। तो क्या है ये देखिए, जान लीजिए। बीटा HCG एक हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान रक्त और मूत्र में होता है। ठीक है, बीटा HCG क्या है? गर्भावस्था के दौरान जो है मूत्र और रक्त दोनों में होता है। यह टेस्ट महिला के रक्त के सैंपल में HCG हार्मोन के स्तर को मापने के लिए किया जाने वाला एक रक्त परीक्षण है जिससे गर्भवती होने की क्या होती है? पुष्टि होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। वह स्थिति जिसमें गर्भाशय शरीर से आंशिक या पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाता है कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बताइए? जिसमें जो है गर्भाशय को ही आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाता है सरकार डॉक्टरों द्वारा। ठीक है, रिट्रोवर्सन, इन्वर्जन या इवोल्यूशन या सबइनोव्यूलेशन, तो उत्तर जाएगा यानी कि इन्वर्जन कहा जाता है इसको। ठीक है, किसी समस्या की वजह से अगर गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल दिया उसको इन्वर्जन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ को मधुमेह होने से भ्रूण विकास पर असर पड़ता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान माँ को अगर मधुमेह है यानी कि शुगर है, ठीक है, तो भ्रूण पे क्या असर पड़ेगा? जन्मजात विकृतियाँ हो जाएंगी, मृत जन्मा बच्चा होगा, यानी कि जन्म लेते ही जो जन्म बच्चा लेगा वो मृत होगा उसका। ठीक है, या जटिल प्रसव होगा, यानी कि प्रसव करने में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा, या ऊपर के सभी, तो उत्तर हो जाएगा यानी कि ऊपर के सभी। अगर शुगर जांच पॉजिटिव है, शुगर है महिला को, तो ये जो है जन्मजात विकृतियाँ
मृत जन्मा बच्चा और जटिल प्रसव, ये सब तीनों कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जो है सब कुछ चेक करता है, थायराइड हो, मधुमेह हो, बीपी हो, हर चीज़ चेक करता है। ठीक है, महिला का। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंटों को जान लीजिए जो कि आपके लिए मक्खन मलाई है एग्जाम के लिए। जन्म के 30 मिनट बाद जो है प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। ये लगभग आइडिया है। ठीक है, आपको होना चाहिए जन्म के आधा घंटा बाद जो है प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 30 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र किसको कहते हैं? क्रोमोजोम को कहते हैं, अंग्रेजी में क्रोमोजोम कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र को ही। सिंपल पॉइंट है लेकिन बहुत ही जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, व्यक्ति को युक्तिसंगत रूप से सोचने और समस्या को समाधान करने की क्षमता क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है युक्तिसंगत रूप से सोचता है और समस्याओं का समाधान जो है करने की क्षमता रखता है तो कहेंगे कि उसमें जो है संज्ञानात्मक विकास हुआ है। किशोरावस्था में क्या होती है? बहुत तेजी से शारीरिक विकास होती है। जो किशोरावस्था होता है उसमें शारीरिक विकास क्या होती है? बहुत तेज होती है। नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 70 होती हैं। ऐसे जो है साधारण मनुष्य में कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। जो नया जन्मा बच्चा है उसमें 270 और 206 होती है एक आम इंसान में, नवयुवक में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। जोन्स के अनुसार यह विकास की अवस्था नहीं है। ठीक है, जोन्स के अनुसार कौन सा विकास की अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए जोन्स के अनुसार जो है डी यानी कि प्रौढ़ावस्था क्या नहीं है? प्रौढ़ावस्था नहीं है में विकास की अवस्था नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ लोगों का कुछ कहना है, कुछ लोगों का कुछ कहना है, लेकिन कुछ जो उसमें से जोन्स मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम जोन्स है वो कहते हैं कि प्रौढ़ावस्था में जो है कोई विकास नहीं होता है। ठीक है, बाकी लोग कुछ लोग कहते हैं कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यही सच है। बी कोष्ठ क्या है? ठीक है, जो नवजात शिशुओं को भोजन में ठोस आहार मिलाया जाता है। ठीक है, अगर दूध में आप कोई जो है कुछ भी मिला कर पिलाते हैं बच्चों को, खासतौर से नेस्ले वस्ले का बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं बच्चों को पिलाने के लिए, नवजात शिशुओं को पिलाने के लिए, तो उसमें अगर कोई ठोस आहार मिलाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? बी कोष्ठ कहा जाएगा। 1 वर्ष के बाद जो है बच्चा लगभग अपने वजन का 3 गुना हो जाता है। अपने वजन का 3 गुना हो जाता है कितने वर्ष बाद? यानी कि जब पहला अपना हैप्पी बर्थडे मनाता है बच्चा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे जो मनाता है कौन सा? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो वो क्या रहता है? अपने वजन का क्या रहता है? 3 गुना हो जाता है। देखिए ये सब लगभग आइडिया है और ये आइडिया आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसकी पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, यह व्यक्ति क्या कहलाती है? ठीक है, ये मान लीजिए कि बच्चे का पैर है। ठीक है, तो क्या कहा है इसमें कि तलवे से पंजे की तरफ, ठीक है, तलवे से एड़ी की तरफ, सॉरी, तलवे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसकी पैर की उंगलियां खुल जाती हैं। ऐसे इधर से एड़ी की तरफ सहलाते हुए आते हैं तो यह व्यक्ति क्या कहलाती है? पमार ग्राफ मोरो रूटिंग या बेबी निस्की उत्तर हो जाएगा। बी यानी कि मोरो कहलाता है। ठीक है, मोर की तरह जो है इसकी पंख मान लीजिए खुल जाता है, उसी से कर लीजिए कि उसको मोरो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 पॉइंट से कुछ पॉइंट को जान लीजिए। पहले, बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? ये 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं बच्चों में? 20 होते हैं। BCG जो है बच्चों को दिया जाने वाला पहला टीका है। BCG जो है बच्चों को दिया जाने वाला पहले टीकों में से एक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिली कैलामिटी ग्यूरिन। बैसिली कैलामिटी ग्यूरिन जो है फुल फॉर्म है इसका, BCG का। अंतर्गर्भाशय काल यानी कि एंड्रोमेट्रियम जो है गर्भाशय का क्या है? सबसे अंदर का सतह है। ठीक है, जो सबसे अंदर का सतह है, अंदर का, उसको क्या कहते हैं? एंड्रोमेट्रियम कहते हैं या अंतर गर्भाशय कला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है? एफ्लाटॉक्सिन होता है वह किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है? मूंगफली, सेब, दूध या पनीर? तो उत्तर जाएगा यानी कि एफ्लाटॉक्सिन जो है मूंगफली में पाया जाता है। मूंगफली जो है सेहत के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। ठीक है, किसके वजह से? एफ्लाटॉक्सिन की वजह से। तो ये मूंगफली में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 पैन से पहले कुछ जान लीजिए। अंकुरण के दौरान सक्रिय एंजाइम कौन होता है? एमाइलेज होता है। ठीक है, जब भी हम किसी, जैसे चना हो गया या किसी भी अनाज को अंकुरित कराते हैं तो उसमें जो उसका सक्रिय एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? एमाइलेज होता है। सब्जी को घनाकार आकार में काटना, घनाकार कहते हैं या कभी कभी इसको वर्गाकार भी कहते हैं। ठीक है,
उसको डाइस करना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइस करना कहते हैं, ठीक है। घनाकार आकार में काटना है, वृत्ताकार आकार में काटना सब्जी को क्या कहते हैं? डाइस करना कहते हैं। देखिए, कोई भी प्रश्न आपके सिलेबस से बाहर का नहीं है, इसलिए हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और मैं जब छाँट के ला रहा हूँ प्रश्नों को, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सशक्तिकरण से आप किसे नियंत्रित करते हैं? सशक्त करना यानी कि शक्ति प्रदान करना, मजबूत करना किसी को, ठीक है। महज सशक्तिकरण सुने होंगे आप। संपत्ति को, ज्ञान को, प्रवृत्ति को, या ऊपर के सभी को उत्तर हो जाएगा, यानी कि सशक्तिकरण से जो है ये सभी नियंत्रित होते हैं, संपत्ति, ज्ञान, प्रवृत्ति, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिना इनके कोई सशक्त नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। भारत में पोषक तत्व की कमी से अधिकतम रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। भारत में पोषक तत्व की कमी से अधिकतम रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, विटामिन सी की कमी। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि ऊर्जा, प्रोटीन की कमी, ठीक है। ऊर्जा और प्रोटीन की जो कुपोषण होता है वो भारत में सबसे अधिक इससे कुपोषित होने वाले रोग हैं। आपको ये समझना है इस बात को। यानी ऊर्जा और प्रोटीन की कुपोषण सबसे अधिक है किसमें? भारत में। आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट और जान लीजिए। शुद्ध जल होता है, यदि शुद्ध पानी होता है या शुद्ध जल होता है, वो क्या होता है? स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, रिवीजन के लिए आपको जो है थोड़ा बीच में जो है डाल दे रहा हूँ कि शुद्ध पानी क्या होता है? स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, ठीक है। स्टार्च क्या है? ठीक है, स्टार्च क्या है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, या मोम है यानी कि वैक्स है। उत्तर यानी कि पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है, ध्यान रखना आपको। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है। देखिए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड बहुत ही डिटेल में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले 2 पॉइंट और। वसा और तेल को लंबे समय तक गर्म करना से क्या होता है? एक्रोलीन बनता है, ठीक है। एक्रोलीन बनता है। देखिए, जो समोसे वाले होते हैं, पकौड़े वाले होते हैं, क्या करते हैं? एक बार जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया, समोसा तल दिया, फिर इतना जल के हो गया, फिर तेल डाल दिया, फिर इतना जल के हो गया, फिर तेल डाल दिया, ठीक है। ये जो है कुछ क्वांटिटी बार बार जलता रहता है, जो एक्रोलीन को फॉर्म करता है। ये क्या होता है? ये कैंसरस होता है, ठीक है। कैंसरस होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। कैंसरस होता है, इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए बाहर के सामान को नहीं खाना चाहिए, खासतौर से ऑयली प्रोडक्ट को। मेगालोब्लास्टिक रक्तलापता विटामिन B9 की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक रक्तलापता, यानी कि इसको एनीमिया भी कह सकते हैं, एनीमिया, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है विटामिन B9 की कमी से होता है। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? स्कूल है, अस्पताल है, मंदिर है, परिवार है। तो उत्तर जगह यानी कि समाज की जो बुनियादी इकाई है वो है परिवार। यानी कि परिवार अपने जो है एक समाज की जो बनता है उसमें एक ईंट है, ठीक है। परिवार 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 मिलके क्या बनता है? समाज का निर्माण होता है। तो जो परिवार है वो समाज क्या है? बुनियादी इकाई है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।